हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो हम आगे मूव करते हैं। अभी देखिए, तो प्रीवियस लेक्चर जहाँ हमने छोड़ा था उसके आगे हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो अपना है अभी एंथैल्पी। अभी कुछ नहीं, ये चैप्टर जो है ना एक लेक्चर में और खत्म होगा, ज़्यादा ज़्यादा 3 लेक्चर। तो अभी आप लोग 3 लेक्चर से वेट कीजिए, उसके बाद फिर मैं सब बोर्ड पे ही पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं बोलता कि एक होगा, लेकिन अब देखिए ज़रा, मुझे लगता है थोड़ी आदत लगने तक के रहता है। सब बच्चे बोर्ड कर रहे हैं। बोर्ड में पढ़ाने में कुछ नहीं बोर्ड में, लेकिन क्या होता है, ये टेक्निक बहुत भारी लगती है, मालूम है क्या। तो लेकिन अभी आप लोग को आदत नहीं ना, आपको थोड़ा सा आदत लगने तक का रहता है हर चीज़ का। आगे आदत लगे तो आपको कुछ ना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है एंथैल्पी। एंथैल्पी हम कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर किससे करें? कैपिटल एच। ओके, तो एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है? वो एच मतलब एंथैल्पी, यू मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, प्लस पीवी, पी मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का ये सम है। क्या लिखा देखो, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम। या फिर आपने ऐसा लिखा था, ऐसे लिखा चले एनर्जी ऑफ पीवी टाइप। ठीक है ना, आपको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में मैंने इसको लिख दिया है, इसको मैंने टेक्निकल टर्म्स में इसको हम कवर कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, ये इसका छोटा सा एक्सप्रेशन है। अब हम क्या, चेंज इन एंथैल्पी, तो डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन होगा। स्टेट फंक्शन आप लोगों को याद होगा कि ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। तो देखो एच नहीं है, एच जो इसको हम बोल रहे हैं, तो अभी जो डेल्टा एच जो रहेगा ना, डेल्टा एच जो होगा ये होगा आपका क्या? स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट। देखो डेल्टा एच इक्वल्स टू H2 माइनस H1, दिख रहा है आपको। तो H1 का मतलब होता है इनिशियल स्टेट होगा, और मतलब ऑफ एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, और H2 होगा एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट। ओके, ये छोटा सा। तो अब ये देखो, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू H2 माइनस H1, ये आ गया इसका। ओके, क्लियर। छोटा सा टर्म है, ज्यादा हार्ड नहीं, इजी है बहुत। उसके बाद फिर देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना। अब हमको डेफिनेशन मतलब है एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज मिल गया है, चेंज इन एंथैल्पी मिल गया। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी कांस्टेंट, इसलिए इसको हम पी लिखना पड़ेगा ऐसा। इसको चेंज इसका ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं चेंज हम लोग। अब आपको जनरल गैस इक्वेशन भी याद होगी, पी इक्वल टू एन आर टी, सभी को याद है जनरल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे N1 क्या होता है आपको मालूम होगा। यहाँ पे याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, और N2 जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यहाँ लिखा है मैंने। और V वॉल्यूम V1 V2 के रिस्पेक्ट लिया, मतलब लेट N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट्स एंड देयर वॉल्यूम V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली, एंड अबव इक्वेशन कैन बी रिटन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, देखिएगा जिससे आपको। देखिए यहाँ पर अभी प्रेशर कांस्टेंट है, तो PV1 इक्वल्स टू N1 RT, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये फर्स्ट आपका ये इक्वेशन। PV2 इक्वल्स टू N2 RT, 1 और 2 में हमने इसको लिख लिया था। मतलब अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा आ जाएगा आपका, बराबर है कि नहीं। पहले PV को ले लिया, PV2 माइनस PV1 इक्वल्स टू N2 R। ठीक है, N2। अब यहाँ पे हमने जो PV ले लिया, यहाँ पे हमने NRT लेते हैं, 2 माइनस 1 ले लिया, 2 माइनस 1 ले लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो V2 माइनस, P को कॉमन ले लो आप यहाँ पर, V2 माइनस V1। यहाँ पे हमने क्या, RT कॉमन ले लिया, V2 माइनस मतलब N2 माइनस N1 ले लिया हमने, RT को कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे इसको चेंज भी लिख सकते हैं, डेल्टा V लिख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ पे आप डेल्टा N लिख सकते हैं। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से लेते हैं। फर्स्ट अभी आपको मालूम ही है ना, तो अभी इसमें रख दिया, मतलब यहाँ पे डेल्टा, देखो फर्स्ट इक्वेशन आपको बता देता हूँ मैं एक बार। देखो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि P डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। यहाँ पे रख दिया, देखो P डेल्टा की वैल्यू डेल्टा N RT, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ये G क्यों लिखा, क्योंकि गैसीय स्टेट के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे G लिख दिया है। ओके, अब यहाँ मीनिंग है, देखो सभी के इधर ध्यान से देखिए जरा। डेल्टा N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मतलब N2। फिर है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट N1, मतलब आप शॉर्ट में ऐसा हो सकते हैं डेल्टा N इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, N2 माइनस N1 हो गया आपका, ऐसा आपको याद रखना है। ओके, क्लियर है।
अब हम क्या करते हैं, डेल्टा एच का मतलब होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा यू मतलब होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया आपका ये। ठीक है ना, ये याद रखना बहुत काम का है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। और आर का मतलब होता है मोलर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी क्या है वैल्यू, ये आपको याद करना पड़ेगा। और टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये सारी मीनिंग याद रख लीजिए, इसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल में बाद में कराऊंगा इसके आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन, मतलब ये आपके सॉल्व न्यूमेरिकल, बाद में कुछ क्वेश्चन और बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले आपको मैं सॉल्व न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। तो डेल्टा एच देखो, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन देखिए अब यहाँ पर, तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे -84.4 किलो जूल दे रखा है, टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है उन्होंने पहले से, ये तो कॉन्स्टेंट दी रहती है यहाँ पर। अब हमने फॉर्मूला लिख दिया डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन, ठीक है ना, इनटू आरटी लिख दिया। अब हमने क्या किया यहाँ पर डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे सॉलिड रिएक्शन देखेंगे आप, तो सॉलिड स्टेट नहीं लेना। देखो यहाँ पे कार्बन जो है ना वो सॉलिड स्टेट में यहाँ पर, और हाइड्रोजन जो है वो आपको यहाँ पे गैस स्टेट में दिया, देख रहे हैं अभी आपको यहाँ पर, ये सॉलिड स्टेट में यहाँ पर देखिए। अब इससे क्या बन रहा है आपका C2H6, ठीक है ना, ये भी आपका क्या गैस, तो यहाँ पे आपको गैस स्टेट कंसीडर करना है, सॉलिड को नहीं करना, मतलब ये आपका प्रोडक्ट है, तो N2 - N1 ऐसा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डेल्टा एन कैसे निकालेंगे आप देखो बताता हूँ। N2 कितना दिया यहाँ पे 1 मोल दिया हुआ, 1 मोल है ये देखो, तो 1 माइनस ये कितना यहाँ पे 3 है, तो 3 मतलब कितना आ गया यहाँ पर -2 मोल आ गया, ये ऐसा निकालना था, यहाँ निकाल के रखा ये देखो, ठीक है। उसके बाद फिर डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे जूल में दी, किलो जूल है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, जूल में है ना, सॉरी एक मिनट, ये किलो जूल में है ना, तो ये आपका जूल में है, तो इसको किलो जूल में यहाँ कन्वर्ट कर दिया हमने, इंटू 10⁻³ नीचे रखा है ये लिया है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो सारे, हमने डेल्टा एच के लिए सब्स्टिट्यूट कर दी, डेल्टा तो आपको कैलकुलेट करना है, ये लग दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उसको पूरा सॉल्व करके हम आंसर आएगा इतना आ जाएगा आपका, सॉल्व करके इतना आंसर आप कर लीजिए उसको, ठीक है ना, चलेगा। ये आपको ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन बता देता आपको मैं, यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बोल रहा है, ठीक है ना। इन ऑक्सीडेशन कितना दिया 4 मोल्स दे रखा है ऑफ SO2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो SO2 गैस में, ऑक्सीजन गैस में, SO3 गैस में, ठीक है ना। तो आपको आर की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ ये बताना है कि ये वर्क डन, वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम, ये भी इसको अंदर बताना है। तो वो अभी वैल्यू से होने चलेगा, अगर W माइनस में आता है या प्लस में आता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर, चलो ध्यान से देखिए जरा। तो यहाँ पे क्या दिया 4 मोल्स का दिया था, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 4, यहाँ पे देखो 4 लिया है, ये 1 मोल तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 है ना ऑलरेडी, इसलिए 4 किया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपने अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है SO3, ये N2 गैस है, गैस है, गैस है, यहाँ पे 2 + 4 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये N1, तो ऐसे देखो N2 और N1 माइनस करके माइनस इतना आ गया -2, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लेना उसको, क्योंकि 25 में दिया रहता है, तो 25 मतलब 25 में आप प्लस कर दो 273, तो 298 केल्विन हो जाता है ये, ठीक है ना। क्लियर, इजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, सभी वैल्यू डाल दी इसके अंदर, सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर आपको, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे प्लस में आंसर आया आपका, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बराबर है, प्लस में आंसर आ जाएगा। इसे को मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना, तीनों को मल्टीप्लाई कर, या लॉग टेबल से कर सकते हैं, आपके लॉग टेबल भी है, लॉग टेबल से कर सकते हैं, तो सबके वैल्यू डाल के कर लेना, ये आ गया आपको सॉल्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे W > 0, इसलिए यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा प्लस में ना, माइनस है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होना था। ओके चलिए ऐसा आपको कर लेना। मैं एक और डेरिवेशन बताता हूँ, फिर इनके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट इसमें करेंगे, ठीक है ना। आज मैं का लेक्चर छोटा रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, तो वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज गिवन बाय, ये अपने हम निकाल चुके हैं पिछले वर्क डन, ठीक है ना। अब हम यहाँ अज्यूम कर रहे थे P = P एक्सटर्नल ले लिया हमने यहाँ पर, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका ऐसा हो जाएगा, देखिए हो गया, एक्सटर्नल हटाकर हमने P डाल दिया, कुछ नहीं किया। अब डेल्टा V का मतलब है V2 - V1 लिख दिया, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया फॉर्मूला आपका। तो जनरल गैस इक्वेशन P = nRT होता है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर let N1 and N2 be the number of moles of gaseous reactant and gaseous product, ये gaseous reactant है, gaseous product हो गया, किसके रिस्पेक्ट में V1 और V2 के रिस्पेक्ट में ले लिया हमने। तो अब ऊपर के इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो अभी PV1 = N1 RT, PV2 = N2 RT हो गया। अब सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू को PV1 और PV2 इन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, देखो रख दिया दोनों की वैल्यू, PV1 की वैल्यू ये रख दी हमने यहाँ पे, PV2 की वैल्यू ये रख दी हमने इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे RT को कॉमन ले लिया,
n माइनस एन टू, तो ये आ गया आपका, या फिर n2 माइनस n1 का ऐसा लिखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, फाइनल माइनस n2 आएगा ना, n2 माइनस n1 करो, ठीक है ना, फाइनल से इनिशियल माइनस होता है, ठीक है ना, ये बराबर, ये आ गया आपका, देखो इसका डेल्टा ये लिख दिया, ये आ गया फॉर्मूला ऐसा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगर n2 ग्रेटर देन n1 तो W नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम, और n1 ग्रेटर देन n2 होगा तो वो आपका W पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, और दोनों बराबर है तो वर्क जीरो, मतलब नो वर्क डन हो जाएगा। ओके, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है, तो ऐसा आपको ये कर लेना है। अभी कुछ छोटे छोटे से टर्म्स है, ये ले लेता हूँ मैं जरा, ठीक है ना, तो एंथैल्पी, फिर इसके बाद फिर इनके हम क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करने वाले बाद में, और आप लोग बेफिक्र रहिए, ये जो चैप्टर है आपके सारे चैप्टर बाद में रिवीजन में, आपको लग रहा है ये चैप्टर तो मैं आपको उसको बोर्ड में बाद में रिवीजन में मैं कवर कर दूंगा, अभी ये चैप्टर में ओबीएस में ही कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, तो अभी ये थोड़े से टर्म्स थोड़े से देख लेते हैं इसके, ठीक है ना, देख लीजिए, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे देख लेते हैं थोड़े से, ठीक है। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन लेते हैं, तो फेज ट्रांजिशन आपको मालूम है कि एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर करना है इसको, तो इन फेज ट्रांजिशन वन फेज ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर, ठीक है ना, अनदर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर लेना है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा है, विदाउट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, इसको बोलते हैं कि हम लोग एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन फेज बोलना है इसको आपको, ठीक है ना। मतलब इन फेज ट्रांजिशन क्या हो रहा है, एक फेज को दूसरे फेज में कन्वर्ट करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है ना, उसमें कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होना चाहिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आ रहा है ना? चलिए अब हम देखते हैं यहां पर पहला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन समझते हैं आपको मेल्ट होना, तो इसमें क्या कर रहा है कि एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर व्हेन, देखो 1 मोल ऑफ सॉलिड, मतलब आइस ले लिया आपने, मान लीजिए कन्वर्टेड इनटू किस में हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, पूरा आइस पूरी किस में लिक्विड स्टेट में, तो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, भी याद रखना है, तो उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी फ्यूजन। मतलब आपने कोई आइस क्यूब लिया हुआ है, 1 मोल ऑफ आइस क्यूब ले लिया है, वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट, तो उसको आपको टेम्परेचर और प्रेशर कोई भी चेंज नहीं करना, वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसमें जो अब मेल्ट हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, उसमें कितनी हीट निकलेगी, ठीक है ना, तो इसको हम करेंगे डेल्टा FUSH, ऐसे डेट करना है। अब देखिए मान लीजिए वाटर लिया, मतलब ये सॉलिड लिया, आइस ले लिया, 1 एटमॉस्फेयर और 273, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन ले लिया ना, तो यहाँ पे देखो इसका जो फ्यूजन होगी कितना होगा, 6.10 किलो जूल पर मोल, ऐसा रहेगा। मीन्स दिस इक्वेशन डिस्क्राइब दैट, मैंने पूरा लिख के रखा क्या क्या करना, डिस्क्राइब दैट द when 1 mole of ice melt, मतलब फ्यूज होगा, मेल्ट मतलब फ्यूज एट 0 डिग्री, मतलब 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, तो कितने इसकी वैल्यू इतनी लिखी है, याद रखना है, इतनी हीट इसके अंदर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब्ड हो रही है, ठीक है ना। अब देखो लिक्विड इतनी एब्जॉर्ब करके सॉलिड बनेगा, इसमें देखो माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, उसका रिवर्स हो गया, ये या फ्रीजिंग हो गई, फ्रीजिंग, यहाँ पे फ्यूजन हो गया, मेल्टिंग हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फ्रीज हो रहा है, ठीक है ना। कुछ नहीं है कि आपको एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखो यहाँ पे क्या याद रखना है कि द एंथैल्पी ऑफ चेंज दैट अकम्पेनिंग द वेपराइजेशन ऑफ 1, देखो 1 मोल ऑफ लिक्विड लिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इवापोरेशन बोलेंगे, इसको डेल्टा VAPH से हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। मतलब आपको ये याद रखना है कि आपने जो लिक्विड लिया 1 मोल ऑफ लिक्विड, उसका क्या वेपराइज हो रहा है वो, ठीक है, 1 मोल ऑफ लिक्विड वेपराइज एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, उसको लेंगे हीट ऑफ वेपरेशन, मतलब कि कितनी हीट लग रही है, कितनी हीट इसके अंदर लगेगी, वो आपको याद रखना है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिक्विड लिया है वाटर, तो ठीक है ना, 1 एटमॉस्फेयर 373, तो इससे क्या गैस बन गया, वेपर बन गया, गैस बनने वाला है, तो हीट ऑफ वेपरेशन कितना इसका, प्लस 40.7 किलो जूल पर मोल है, ठीक है ना। एंड दिस इक्वेशन डिस्क्राइब, सब लिखा है, व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज evaporate at 100 डिग्री सेल्सियस में 373 केल्विन, तो 1 एटमॉस्फेयर कितना हो रहा है, 40.7 निकलेगा, इसमें से इतनी हीट क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, प्लस में ना, प्लस मतलब एब्जॉर्ब करेगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मीनिंग के साथ लिखा, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला, आप लोग बिल्कुल भी नहीं आएगा आप लोगों को प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है ना। अब देखते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जानते हैं ना, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होना है, जैसे अब यहाँ पे लिया हमने, देखो आइस क्यूब लिया है, ये आपको वेपर से कन्वर्ट किया है, तो इसमें कितनी हीट ये हो रही देख लीजिए, तो यहाँ पे देखो द हीट, द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पेनिंग द सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर, तो द टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, वो तो हमेशा
प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना, ये वैल्यू निकले इसके अंदर, ठीक है ना। इसका ये लिखा है, तो ये आपका क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, कितना उसका 51.0 किलो जूल पर मोल है पाइए, ठीक है ना। तो ये जो कन्वर्जन ये 2 स्टेप में होता है, देखो पहले सॉलिड टू लिक्विड में होगा, तो इसमें कितना आएगा +6.01 आ रहा है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर बाद लिक्विड टू गैस में होगा, तो इसमें कितना +45.0, तो इनको सम करेंगे तो 51 + 51.01 किलो जूल पर मोल हीट इसमें से क्या होगा, एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका ये डेल्टा H1 हो गया, H2 दोनों को सम करके इतना आंसर आ रहा है, देखो बराबर है कि नहीं, सम करके आपका ये आ गया, ये दोनों को सम किया, ये इतना आ रहा है यहाँ पर, बराबर है। ये सब्लिमेशन होता है, फ्यूजन प्लस वेपरेशन होता है, फ्यूजन में 2 स्टेप में आता है, ठीक है ना, ये याद रखना है, सिंपल सिस्टम है। अब इसको एक डायग्रामेटिकली समझाया, देखो यहाँ पर सॉलिड से क्या बनेगा आपका फ्यूजन, देखो ये लिक्विड होगा, लिक्विड को हीट करने से वेपर हो गया, ये हो गया आपका वेपराइजन, पहले फ्यूजन वेपराइजन मिला के, ठीक है ना, आपका आएगा ये सॉलिड टू, पहले इसमें 2 स्टेप में जा रहा है, ये पहला स्टेप ये आ गया, ये दूसरा स्टेप ये आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डायरेक्ट एक ही स्टेप में जा रहा है, डायरेक्ट सब्लिमेशन गैस में, ये सब्लिमेशन है, ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना है, ओके, छोटा सा टर्म है। फिर देखते हैं एंथैल्पी फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, ओके, जरा ध्यान देखिए जरा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइज करना है, मतलब आपको एटम को आयन में कन्वर्ट करना है इसका, जैसे हमने सॉलिड, देखो सोडियम लिया हमने, गैस स्टेट, गैस से होगा, सॉलिड से नहीं होने वाला, गैस से होगा, तो इसमें क्या होगा, गैस से क्या होगा, आयनाइज हो गया सोडियम आयन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो आयनाइज हो गया, और इसमें कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है देख लीजिए, प्लस में मतलब एब्जॉर्ब हो रही है इसके अंदर, ठीक है ना, ये देख लीजिए, मीन्स इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैस आइटम, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी। ये पढ़ेगा आपने, किसी भी अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो वो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, मतलब आयनाइज हो गया वो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वर्ड्स में लिखा है मैंने सारा, पढ़ के भी देख सकते हैं आप चाहो तो द इक्वेशन देखो सिग्निफाइज व्हेन 1 मोल ऑफ गैस फेज एटॉमिक सोडियम इज आयोनाइज्ड टू गैस फेज, मतलब Na+ आयन, एंड एंथैल्पी चेंज कितना होगा 494 किलो जूल, the same amount of heat would be required to ionize 1 mole of ionized atoms, 1 mole of sodium atom, देखो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये ऐसा इतना आएगा। द एंथैल्पी गेन, एंथैल्पी देखो ये लिखा ना, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन अदर हैंड गिव्स द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैस फेज आइटम ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसेस एंड आयन, देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे, इसलिए ईजी लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। एटम लिखा होता है जैसे ATOM एटम, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं इसको, आयनाइजेशन बोल सकते हैं, ऐसा ये ऐसा आएगा। 2 टर्म देखो यहाँ थोड़ा सा आयनाइजेशन, और इसके यहाँ पे ATM लिखा हुआ है, जबकि होना आप बोले सर ION होना चाहिए था, चलता है ना, वो एक ही मीनिंग है, एटम में कन्वर्ट हो रहा है ना, आयनाइज हो रहा है एटम, ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना है, थोड़ा सा टर्म से जरा। अब एंथैल्पी एटोमाइजेशन देखो, अब ये ATM, तो आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आयनाइजेशन, ये आइटम आया ना, तो आप आयनाइजेशन लिख दो, कुछ प्रॉब्लम होता है, मिसप्रिंटेशन है, हाँ बराबर है, यहाँ पे आयनाइजेशन ही रहेगा, IN हो रहेगा, ठीक है ना, एटम, हाँ बराबर, एटम नहीं आना चाहिए, IN होना चाहिए, मिसप्रिंट होगा, सॉरी, ठीक है। अब ये आपको कर लेना, इसके फिर देखो एटोमेशन, एटम में कन्वर्ट हो रहा है, देखो क्लोरीन लिया मॉलिक्यूल है तो गैस गैस, ये आइटम में हो रहा है, देखो मीथेन है तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, देखो ऐसा, इसमें कितनी हीट आपकी ये एब्जॉर्ब हो रही है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एटम इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी तभी तो ब्रेक होगा ना, ऐसा होगा। तो एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस इनटू एटम्स इज द एंथैल्पी एटोमेशन बोलेंगे इसको हम डेल्टा ATM से हम इसको बताने वाले हैं, ओके, आ रही बात समझे, ऐसा करिए, छोटे छोटे टर्म्स हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन मतलब ये सॉलिड है, इसको वाटर में डिजोल्व कर दो तो बन गया आपका ये आयनाइज हो गया उसके अंदर, मतलब ये देखो सॉल्यूशन में आ गया, सोडियम क्लोराइड पूरे सॉल्यूशन में जाएंगे, मीन्स एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज in a process when 1 mole of substance is dissolved in specified amount of solvent बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो it is denoted by delta SOLN ऐसे लिए सोल्यूशन, ठीक है ना। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखो ये तो इसमें नमक को डाल दो पानी में तो क्या होता है आपका, तो उसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है 4 किलो जूल पर मोल, वो आपको याद करते हैं, आपको ये एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, एक एग्जाम्पल तो कम से कम, क्योंकि बोर्ड के लिए तो एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा और MCQ में टर्म्स क्लियर चाहिए, ऐसा है।
एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इज डेफिनेट डाइल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अपने अपने लिए हम लोग 100 ml ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर अपने 100 ml जो भी 1 ग्राम डाल दिया, तो ऐसा एक डेफिनेट वॉल्यूम उसके डालना पड़ेगा, ठीक है ना। द आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन वाटर इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में होगा। द आयंस आर सेपरेट होगा, समझ एक सॉलिड लिया, इसको हमने डिसॉल्व करते देखो आयंस में सेपरेट हो गया पहले स्टेप में, ठीक है ना। फिर उसमें तो इसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप इज अ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे इसको, एल से देगा मतलब डेल्टा LHS बोलेंगे लैटिस, ठीक है ना, विच ऑलवेज पॉजिटिव हो गया हमेशा। एंड द आयंस आर हाइड्रेटेड इन वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग देम, फिर वाटर उसको सराउंड करेंगे उसको, ये देखो वाटर ने उसको घेर लिया पूरा, ये मेटल है आपने उसको पूरा वाटर H2 उसको पूरा चारों तरफ उसको क्या करेगा, घेर लेगा, कवर कर लेगा उसको ऐसे H2O ऐसे करके ये पूरा कवर कर लेगा, ओके। द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप इज ऑलवेज नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा वाला, ठीक है ना। इसको लेंगे एंथैल्पी हाइड्रेशन, मतलब डेल्टा HYD ऐसे करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एंड क्या लेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, दोनों का ये सम होगा, देख लीजिए यहाँ पर ऐसा। तो डेल्टा सॉल्यूशन ये देखो ये आपका क्रिस्टल ऑफ लैटिस एंथैल्पी और ये हाइड्रेशन दोनों का सम करके आएगा। मतलब NaCl का डेल्टा LH की वैल्यू कितना, इतनी है वैल्यू है 790 किलो जूल पर मोल है, और हाइड्रेशन की माइनस कितना है 786 है, तो उसको सम कर दो, इतना आ गया ना, 4 आ गया, तो इतना ऐसा, ठीक है। अभी इतना आप यहाँ तक कर लीजिए, इसके आगे हम अभी नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो आप पहले देख लीजिए इसको, कोई ज़्यादा नहीं, सिंपल टर्म्स है, मैं थोड़ा फास्टली ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। हाँ, और एक आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी देखो मेरा जो है ना अनअकैडमी पे, याद रखना आपको, अनअकैडमी पर मेरा वीकेंड जो है ना, वीकेंड बैच स्टार्ट हो रही है ये, तो ये बैच आपकी स्टार्ट होने जा रही है 28 नवंबर से स्टार्ट हो जा रही है, ये सैटरडे से 28, और इसमें 28 और 29 दो दिन। अगर आपने ये वीकेंड बैच भी अगर आपने करते गए ना मेरे साथ अनअकैडमी, ये प्लस पर है, लेकिन ये प्लस पर है, आपको इसमें ये करना पड़ेगा, कहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इसका आपको, ठीक है ना। आप पहले 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं। अगर इसको पढ़ना तो वहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे वो दोनों करके आपका मैं पोर्शन कवर, मैं पिछले मैं आपको दिवाली वाली वीडियो में डाल के बता चुका, आपको मैं कवर करूँगा। और मेरी 21 से स्पेशल ये फ्री वाले जो रहता है 21, इसमें आपको कोई अमाउंट रहता है, ये स्पेशल बैच रहती है, 21 से स्टार्ट होगी मेरे, ये स्टार्ट करवाना 21 से लेके पूरा जाएगा आपकी बैच, ठीक है ना। तो इसमें ये आपका स्पेशल में रहेगा, ये फ्री रहेगी आपकी, ये फ्री है, लेकिन यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको, लेकिन करिए ना, अभी आपको घर पे आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। आ जाएगा समझ में, कुछ इतना टेंशन मत लीजिए, आपको आएगा सब। तो मैंने आज का लेक्चर थोड़ा फास्ट है, देखिए मुझे बताइए थोड़ा फास्ट हो गया तो मैं स्लो कर दूंगा नेक्स्ट टाइम में, ठीक है ना। चलिए अब इतना मुझे कर लीजिए, ये वीकेंड बैच स्टार्ट हो रही है इसमें आप, और बाकी भी चालू रहेंगे आपके, बेफिक्र रहे। यूट्यूब पे भी रहता हूँ मैं अनअकैडमी, आप वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अभी आप देख लीजिए फ्री लेक्चर यहाँ पे आप करके देख लीजिए, या फिर वीकेंड बैच आप स्टार्ट हो रही है, ये 6 महीने मतलब 5.5 महीने में मैं करीब ये पोर्शन पूरा इसमें खत्म कर दूंगा मैं आपका, ठीक है ना। इसमें प्लस पूरा पोर्शन मतलब 12th पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा उसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है ना, विथ नोट्स समझ लीजिए आप, वहाँ भी कर लीजिए, यहाँ पर भी अपना है, यहाँ पर है। अभी आपके 2 मीडियम है आपके पास, दोनों जो हाँ ज्वाइन करना है करके आप अपना पोर्शन जल्दी खत्म कर सकते हैं, दोनों करेंगे तो जल्दी पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अपना आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने लगाइए और देखने लगाइए, ठीक है ना। चलिए ओके बाय।